साहबजादे बेटे 22 दिन के लिए बने भिखारी। बाप ने सिखाया ऐसा सबक कि रूह कांप गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और आज जो कहानी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं वो मात्र एक कहानी नहीं है। यह आज के उस कड़वे सच का दर्पण है जिसे देखकर आपकी रूह कांप उठेगी। एक पिता जिसने अपनी हड्डियां गलाकर अपना खून पसीना एक करके बेटों के लिए साम्राज्य खड़ा किया, अंत में उसे ऐसा कौन सा कदम उठाना पड़ा कि अपने ही जिगर के टुकड़ों को सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दिया। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि इस कहानी का अंत आपकी आंखों से आंसुओं का सैलाब ला देगा। शाम गहरा चुकी थी। शहर का शोर अब धीरे धीरे खामोशी में बदल रहा था, लेकिन जयंतीलाल जी के मन का शोर थमने का नाम नहीं ले रहा था। 65 वर्ष की बूढ़ी काया, कंधे झुके हुए और हाथों में एक पुरानी छड़ी, जो अब उनके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थी। बस स्टैंड पर खड़े जयंतीलाल जी की आंखों में एक अजीब सी शून्यता थी। अभी कुछ ही घंटों पहले उन्होंने अपने छोटे भाई का अंतिम संस्कार किया था। शमशान की वो धधकती चिता अभी भी उनकी आंखों के सामने नाच रही थी। तभी एक बस आकर रुकी। भीड़ भाड़ और धक्का मुक्की के बीच अपनी कांपती टांगों को संभालते हुए वे किसी तरह बस में चढ़े। कंडक्टर ने चिल्लाकर कहा, बाबा जल्दी करो, गाड़ी खड़ी नहीं रहेगी। जयंतीलाल जी ने एक खाली सीट देखी और निढाल होकर उस पर गिर पड़े। शरीर थक कर चूर हो चुका था, लेकिन मन में एक ही चिंता दिमक की तरह खाई जा रही थी, मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा। खिड़की के बाहर भागते हुए शहर को देखते हुए उनकी आंखों से दो बूंद आंसू टपक पड़े। उन्होंने मन ही मन सोचा, ईश्वर, अगर कल मेरी आंख न खुली तो मेरे बेटों मनीष और दिलीप का क्या होगा। क्या वो इस दुनिया की क्रूरता का सामना कर पाएंगे। उन्हें तो पकी पकाई रोटियां तोड़ने की आदत है। करीब आधे घंटे बाद उस बस गंतव्य पहुंच पहुंची। जयंतीलाल जी लड़खड़ाते कदमों से नीचे उतरे और एक ऑटो रिक्शा लेकर घर की ओर चल पड़े। जब वे अपने आलीशान बंगले के गेट पर पहुंचे तो देखा कि अंदर तो जश्न का माहौल है। घर के अंदर से हंसी ठिठोली की आवाजें आ रही थी। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके दोनों बेटे मनीष और दिलीप और दोनों बहुएं ज्योति और रमा सोफे पर पसर कर विदेशी पिज्जा और बर्गर का आनंद ले रहे थे। अभी कुछ देर पहले ही जयंतीलाल जी अपने सगे भाई को मुखाग्नि देकर आए थे और यहाँ उनके ही घर में दावत चल रही थी। मनीष ने पिता को देखते ही लापरवाही से कहा, अरे पिताजी, आप आ गए। हमने सोचा आप आज चाचा जी के घर ही रुकेंगे, इसलिए हमने बाहर से खाना मंगा लिया। आपके लिए कुछ नहीं बचा है, आप कहो तो खिचड़ी बनवा दूं। दिलीप ने भी मुंह में निवाला भरते हुए कहा, हाँ पिताजी, वैसे भी आपको तो सादा खाना ही बचता है, ये सब आपके लिए ठीक नहीं है। जयंतीलाल जी का कलेजा छलनी हो गया। भूख और प्यास तो कब की मर चुकी थी, अब बस एक गहरा अवसाद था। वे चुपचाप अपने कमरे की ओर बढ़ गए। कमरे में घुसते ही उन्होंने अपनी पत्नी की तस्वीर को देखा, जो दीवार पर टंगी मुस्कुरा रही थी। जयंतीलाल जी ने तस्वीर पर हाथ फेरते हुए रुद्धे गले से कहा, सुधा, देख रही हो, तुम्हारे लाडलों को मेरी भूख की नहीं, अपनी ऐसो आराम की चिंता है। आज भाई गया है, कल मैं भी चला जाऊंगा, तब इन्हें कौन संभालेगा। ये तो मेरी कमाई को दीमक की तरह चाट रहे हैं। पूरी रात जयंतीलाल जी करवटें बदलते रहे। उनकी आंखों में नींद नहीं बल्कि एक दृढ़ संकल्प जन्म ले रहा था। उन्होंने तय कर लिया था कि अब बहुत हो गया। लाड प्यार ने बेटों को अपाहिज बना दिया है, अब कठोरता ही उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करेगी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही घर का माहौल बदलने लगा था वाला था। जयंतीलाल जी ने नाश्ते की मेज पर सबको बुलाया। मनीष, दिलीप, ज्योति और रमा सभी अनिच्छा से नींद भरी आंखों के साथ वहां पहुंचे। जयंती लाल जी ने एक गंभीर वज्र जैसी भारी आवाज में कहा, सब लोग ध्यान से सुनो, मैंने एक फैसला किया है। मनीष ने उबासी लेते हुए कहा, क्या पिताजी, सुबह सुबह क्या फैसला, वसीयत लिख दी क्या। जयंतीलाल जी ने अपनी जेब से एक कानूनी दस्तावेज निकाला और मेज पर पटक दिया। उनकी आंखों में आज वो नरमी नहीं थी जो हमेशा होती थी। उन्होंने कड़क आवाज में कहा, हाँ, वसीयत का ही मसला है। मेरी बात कान खोलकर सुन लो। मैंने तय किया है कि मेरी चारों दुकानें, यह बंगला और बैंक का सारा पैसा एक ट्रस्ट को दान कर दिया जाएगा। मेरे मरने के बाद तुम्हें इसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यह सुनते ही चारों के होश फाख्ता हो गए, जैसे किसी ने उनके गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। रमा चीख पड़ी, पिताजी, यह आप क्या कह रहे हैं, यह हमारा हक है, आप इसे किसी और को कैसे दे सकते हैं। दिलीप गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बुढ़ापे में आपका दिमाग सठिया गया है क्या, हम आपके बेटे हैं, यह सब हमारा है। जयंतीलाल जी ने टेबल पर मुक्का मारा और गरजते हुए बोले, तुम्हारा तुम्हारा क्या है इसमें, यह सब मैंने कमाया है। तुमने आज तक एक रुपया भी कमा कर इस घर में दिया है। तुम सिर्फ परजीवी हो जो मेरे खून पसीने की कमाई पर पल रहे हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर जयंतीलाल जी ने अपनी आवाज़ थोड़ी धीमी की, लेकिन उसमें अब भी लोहे जैसी शक्ति थी। वे बोले, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि यह सब ट्रस्ट में न जाए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी, एक परीक्षा देनी होगी। ज्योति ने घबराते हुए पूछा, कैसी परीक्षा पिताजी।
हम कुछ भी करने को तैयार हैं। जयंतीलाल जी ने कहा, तुम्हें 22 दिनों के लिए यह घर छोड़ना होगा। तुम्हें उस ऐशो आराम की दुनिया से बाहर निकलकर उस जगह रहना होगा जहां मैंने तुम्हारे लिए इंतजाम किया है। और सुन लो, मैं तुम्हें कल कुल 5,000 रुपये दूंगा। इन 22 दिनों में तुम्हें उस 5,000 रुपये को अपनी मेहनत और ईमानदारी से बढ़ाकर 50,000 रुपये करना होगा। मनीष हंसा, एक अहंकारी हंसी। बस 5,000 से 50,000? पिताजी, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। शेयर मार्केट में एक दिन में कमा लूंगा। जयंतीलाल जी ने उसे बीच में ही टोक काटते हुए कहा, नहीं, जुआ सट्टा या किसी से उधार मांगना मना है। तुम्हें पसीना बहाकर शारीरिक श्रम करके या छोटा मोटा व्यापार करके कमाना होगा। अगर एक भी पैसा बेईमानी का निकला तो तुम हमेशा के लिए इस जायदाद से हाथ धो बैठोगे। अगले ही घंटे चारों को घर से निकाल दिया गया। उनके पास न अपनी गाड़ियां थी, न महंगे फ़ोन और न ही क्रेडिट कार्ड। हाथ में थे तो बस कुछ साधारण कपड़े और 5,000 रुपये। जयंतीलाल जी के मुनि भूमि प्रसाद उन्हें एक ऑटो में बैठाकर शहर के उस इलाके में ले गए जहां उन्होंने कभी सपने में भी जाने की नहीं सोची थी। सकरी गलियां, नालियों की बदबू और टूटे फूटे मकान। ऑटो एक जर्जर इमारत के सामने रुका। मनीष ने नाक पर रुमाल रखते हुए कहा, भूमि काका, ये आप हमें कहाँ ले आए? पिताजी ने मजाक किया था, चलो अब वापस चलते हैं। भूमि प्रसाद ने गंभीरता से चाबी थमाते हुए कहा, छोटे मालिक, यह मजाक नहीं है। अगले 22 दिन यही आपका स्वर्ग है और यही नर्क। ऊपर वाला कमरा आपका है, रसोई में राशन है, खुद बनाइए और खाइए। कमरे में घुसते ही रमा और ज्योति का रो रोकर बुरा हाल हो गया। न एसी, न गद्देदार बिस्तर, और दीवारों से पपड़ी झड़ रही थी। एक पुरानी घड़ी दीवार पर टंगी थी जो मानो उनके बुरे वक्त का समय बता रही थी। मनीष और दिलीप गुस्से में थे, लेकिन उनके पास कोई चारा नहीं था। पहला दिन तो रोने धोने में ही बीत गया, लेकिन अगले दिन भूख ने अपना रंग दिखाया। पेट की आग इंसान से क्या नहीं करवाती। मनीष ने कहा, दिलीप, यहाँ बैठकर रोने से कुछ नहीं होगा। 50,000 कमाने हैं, चलो कुछ काम ढूंढते हैं। दोनों भाई जो कभी एसी गाड़ियों से नीचे पैर नहीं रखते थे, आज चिलचिलाती धूप में नौकरी मांगने निकले। लेकिन डिग्री होने के बावजूद 22 दिनों के लिए कोई उन्हें अच्छी नौकरी देने को तैयार नहीं था। हर जगह से दुत्कार मिली। शाम होते होते वे थक कर चूर हो गए। दिलीप ने हताश होकर कहा, भैया, लगता है हम हार जाएंगे। पिताजी यही चाहते थे। तभी मनीष की नज़र सड़क कर किनारे एक मोमोज वाले के ठेले पर पड़ी जहां भीड़ लगी थी। उसके दिमाग में बत्ती जली। मनीष ने कहा, दिलीप, शर्म छोड़नी होगी, हम मोमोज का ठेला लगाएंगे, इसमें मार्जिन अच्छा है। अगले दिन उन्होंने अपनी जमा पूंजी से एक पुराना ठेला किराए पर लिया और सामान खरीदा। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। वो दो लड़के जिन्होंने कभी पानी का गिलास खुद उठाकर नहीं पिया था, आज बीच सड़क पर ठेला धकेल रहे थे। पसीने से उनके महंगे कपड़े भीग चुके थे। जानने पहचानने वालों के दिखने के डर से उन्होंने चेहरे पर गमछा लपेट लिया था। पहले दिन वे ग्राहकों को आवाज़ तक नहीं लगा पा रहे थे। शर्म उनके गले में फंदे की तरह अटकी थी। लेकिन जब शाम को एक गरीब मजदूर ने आकर उनसे मोमोज खरीदे और 20 रुपए दिए, तो उस 20 रुपए के नोट ने उन्हें वो खुशी दी जो लाखों की गाड़ियां नहीं दे पाई थी। वो उनकी अपनी नितांत अपनी कमाई थी। धीरे धीरे संघर्ष बढ़ा। कभी पुलिस वाला आकर हफ्ता मांगता तो कभी स्थानीय गुंडे उन्हें धमकाते। एक दिन तो ऐसा आया जब तेज बारिश ने उनका सारा सामान भिंगा दिया। ज्योति और रमा जो घर पर टिफिन बनाने का काम शुरू कर चुकी थी, उस रात आंसुओं के साथ सोई। दिलीप के हाथ जो कभी कीबोर्ड पर चलते थे, अब बर्तन मांजते मांजते छिल गए थे। मनीष के पैरों में छाले पड़ गए थे, लेकिन इस दर्द ने उन्हें एक दूसरे के करीब ला दिया था। जो भाई पहले एक दूसरे से बात नहीं करते थे, अब एक ही थाली में खाना खाते थे। अहंकार की परतें उतर रही थी और असली इंसान बाहर आ रहा था। 20 दिन बीत गए। उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। सुबह 4 बजे उठना, सब्जी मंडी जाना, दिन भर ठेला लगाना और रात को हिसाब करना। रमा और ज्योति ने भी ब्यूटी पार्लर में हेल्पर का काम करके कुछ पैसे जोड़े। 22वें दिन की शाम आई। चारों भाई बहन और बहुएं अपने पुराने घर की ओर लौटे। उनकी हालत बदल चुकी थी। चेहरे सांवले पड़ गए थे, कपड़े पुराने थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सा आत्मविश्वास चमक रहा था। जयंतीलाल जी उसी सोफे पर बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। चारों अंदर आए और उनके सामने खड़े हो गए। जयंतीलाल जी ने कड़क कर पूछा, समय समाप्त हुआ, क्या तुम मेरी शर्त पूरी कर पाए? क्या 5,000 को 50,000 बना पाए? मनीष आगे बढ़ा। उसकी चाल में अब वो पुरानी अकड़ नहीं थी। उसने अपनी जेब से एक मैला कुचैला थैला निकाला और मेज पर रख दिया। मनीष ने धीमी लेकिन भारी आवाज में कहा, पिताजी, हम 50,000 तो नहीं बना पाए, कुल मिलाकर 42,300 रुपये बने हुए हैं। हमने अपनी पूरी जान लगा दी। दिलीप ने कहा, पिताजी, यह पैसे बहुत मेहनत के हैं। इसमें ज्योति और रमा के पार्लर के काम की कमाई भी है और हमारे मोमोज के ठेले की भी। एक एक रुपया ईमानदारी का है। जयंतीलाल जी ने उस थैले को देखा, फिर धीरे से उठे। उनकी आंखों में कोई भाव नहीं था। उन्होंने थैलों से नोटों की गड्डियां निकाली। वो नोट मुड़े तुड़े थे, उनमें तेल और पसीने की महक थी। अचानक जयंतीलाल जी रसोई की तरफ बढ़े। उन्होंने गैस का चूल्हा जलाया। रमा चिल्लाई, पिताजी, आप क्या कर रहे हैं?
इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, जयंतीलाल जी ने उन नोटों को जलते हुए चूल्हे में डाल दिया। नहीं! चारों एक साथ चीख पड़े। मनीष से दिलीप पागलों की तरह दौड़े। उन्होंने नंगे हाथों से जलते हुए नोटों को बाहर निकालने की कोशिश की। मनीष रोते हुए चिल्लाया, पिताजी ये आप क्या कर रहे हैं? पागल हो गए हैं क्या? आपको पता है यह पैसा हमने कैसे कमाया है? हमने धक्के खाए हैं, गालियां सुनी हैं, तपती धूप में जले हैं हम। यह कागज के टुकड़े नहीं है, यह हमारा खून पसीना है। दिलीप की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। वह अधजले नोटों को अपने सीने से लगाकर सिसक रहा था। पिताजी मत जलाइए इसे, इसमें हमारी जान बसती है। जयंतीलाल जी ने गैस बंद की और पीछे हट गए। उनके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उन्होंने भारी आवाज में कहा, बस यही यही मैं तुम्हें समझाना चाहता था। चारों सन्ने रह गए। सबने पिता की ओर देखा। जयंतीलाल जी ने कांपती आवाज में कहा, आज जब तुम्हारी 22 दिन की मेहनत जल रही है तो तुम्हें इतनी तकलीफ हो रही है? तुम रो रहे हो, चीख रहे हो, क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारा पसीना लगा है। वे थोड़ा आगे बढ़े और मनीष के कंधे पर हाथ रखा। बेटा, पिछले 40 सालों से मैं जो कमा कर ला रहा था, जिसे तुम लोग पानी की तरह बहा रहे थे, पार्टियों में, ब्रांडेड कपड़ों में, फालतू के दिखावे में, क्या वो मेरा खून पसीना नहीं था? जब तुम मेरी कमाई को आग लगा रहे थे तब मुझे कितनी तकलीफ होती होगी, क्या तुमने कभी सोचा? दिलीप और मनीष ने सिर शर्म से झुक गए। उन्हें अपने पिछले जीवन का हर वो पल याद आ गया जब उन्होंने पिता से बदतमीजी की थी, जब उन्होंने पैसे को कागज का टुकड़ा समझा था। जयंतीलाल जी की आंखें नम हो गई। बेटा, वसीयत, ट्रस्ट, यह सब तो एक नाटक था। मैं तो बस यह चाहता था कि मेरे मरने के बाद तुम भूखे न मरो। मैं तुम्हें सोने का कटोरा दे सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें भीख मांगना ही आता है तो वो कटोरा भी एक दिन बिक जाएगा। आज तुमने पैसे की कीमत समझी है, मेहनत की कद्र समझी है। कमरे में एक भारी सन्नाटा था जो केवल सिसकियों से टूट रहा था। मनीष दौड़कर पिता के पैरों में गिर पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मैं बहुत बड़ा नालायक हूँ। मैंने आपको कभी नहीं समझा, आपकी मेहनत को कभी इज्जत नहीं दी। आपने हमारी आंखें खोल दी। दिलीप, ज्योति और रमा भी उनके चरणों में गिर पड़े। उस दिन उस घर के फर्श पर सिर्फ आंसू नहीं गिरे, बल्कि उनका अहंकार भी पिघल कर बह गया। जयंतीलाल जी ने उन्हें उठाया और गले लगा लिया। उन्होंने कहा, आज मुझे यकीन हो गया है कि अब मैं चैन से मर सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे बच्चे वारिस नहीं, काबिल बन गए हैं। और याद रखना, जो संपत्ति विरासत में मिलती है वो किस्मत है, लेकिन जो अपनी मेहनत से बनाई जाती है वही असली पहचान है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मनीष और दिलीप की नहीं है, यह आज की उस पीढ़ी की कहानी है जो सब कुछ थाली में सजा हुआ चाहती है। हम अक्सर अपने माता पिता की कंजूसी या उनकी रोक टोक पर चिढ़ते हैं, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि जिस छत के नीचे हम चैन से सोते हैं उसका एक एक ईंट उनके पसीने से सींचा गया है। क्या आपको भी लगता है कि जयंतीलाल जी ने जो तरीका अपनाया वो सही था? क्या आज के दौर में बच्चों को सबक सिखाने के लिए ऐसे कठोर कदम उठाना जरूरी है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो इसे अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। शायद किसी और की भी आंखें खुल जाएं। ऐसी दिल दहला देने वाली और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। मैं विवेक आपसे विदा लेता हूँ। अपने माता पिता की सेवा कीजिए, क्योंकि उनसे बड़ा तीर्थ इस दुनिया में कोई नहीं है। जय हिंद, जय भारत।